हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई और एंजॉयमेंट दोनों कर रहे होंगे। मैं आशीष आपका इस चैनल माय डीएलएड लाइब्रेरी में स्वागत करता हूँ। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे और हमने भूगोल में अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये कौन कौन से 3 पार्ट हैं? तो पहला था सौरमंडल, फिर हमने देखा था मानचित्र, और फिर हम आए थे ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। और हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पार्ट वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, तो चलिए ये रहा। तो आ गया हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य बिंदु जिन पे ध्यान देना है वो है एक सूर्य ताप, दूसरा है ताप कटिबंध। ताप कटिबंध के अंदर हम देखेंगे 3 रीजन होते हैं, 3 इलाके होते हैं। पहला है उष्ण, फिर है शीतोष्ण और फिर है शीत। और फिर इसको पढ़ने के बाद अगला बिंदु होगा हमारा भारत की अवस्थिति। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शन से पहले हम पार्ट के पीछे दिए हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं ताकि हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग से ये चैप्टर समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं पीछे की ओर। तो इसके अंदर पहला सवाल है, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसमें दिया गया क चंद्रमा, ख सूर्य, ग तारे और घ अन्य। ठीक। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल, ध्रुव पर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा का लगभग कितना भाग सूर्य ताप मिलता है? क ऑप्शन दे रखा, क्या वो 40% है, ख है 25%, ग है 75%, घ है 30%। ठीक। तीसरा सवाल, पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं? क 6, ख 2, ग 5, घ 3। ठीक। चौथा सवाल, शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है? क ध्रुव, ख कर्क रेखा, ग मकर रेखा, घ विषुवत रेखा। ठीक है। अगला सवाल, ऊष्मा यानी सूर्य ताप का सर्वाधिक मात्रा किस कटिबंध में प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है? यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। हेमिस्फीयर कहते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में। अगला, भारत की अवस्थिति कितने ताप कटिबंधों में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है। ठीक। अगला सवाल, ऊष्मकक की सर्वाधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है? भारत में कई ऋतुएं क्यों पाई जाती हैं? और आखिरी सवाल है, अंटार्कटिक अभियान हेतु शीत ऋतु में ही क्यों अन्वेषण दल भेजा जाता है? ठीक है, तमाम सवाल हैं। और भी आपके दिमाग में सवाल होंगे और इस चैप्टर के दौरान भी हमारे दिमाग में कई सवाल आएंगे, तो उनका हम कोशिश करेंगे कि जवाब हमें मिल सके। तो चलिए बने रहिए, चलते हैं हम आगे इंट्रोडक्शन की ओर। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें है सूर्य ताप। तो पहले सूर्य ताप को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे सूर्य की जो रोशनी निकलती है ना, तो जितनी भी रोशनी वो चारों तरफ निकाल रहा है, सारे डायरेक्शन में निकाल रहा है, उसमें से कितना अंश हमारे भारत नहीं, हमारी पृथ्वी में पहुंचता है ना। वो जो ऊर्जा निकल रही है, वो जो एनर्जी निकल रही है सूरज से, उसका कितना पार्ट हमारे पृथ्वी पर पहुंच रहा है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इस फोटो में ये सूरज है हमारा, ठीक है, और ये सूरज है हमारा, और इस सूर्य से बहुत सारी रोशनी निकल रही है। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, दूसरे डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, दूसरी दिशा में, लेकिन कितना पृथ्वी पड़ता है ना, उसको हम कह रहे हैं सूर्य ताप, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, सूर्य ताप। तो क्या लिखा हुआ है, सूर्य आग का एक धधकता हुआ गोला है। पृथ्वी इस ऊष्मा का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है ना। तो जितना भी रोशनी निकल रही है सूरज से, उसका केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर मिलता है। ठीक है, और जितना भी भाग जो इसको निकलता है, तो उसको हमने उस जितना भी परसेंट हमारी पृथ्वी पहुंचता है ना, उसको हम एक नाम दे रखा है। हिंदी में इसको बोलते हैं सूर्य ताप और इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेशन। क्या कहते हैं? सूर्य ताप हिंदी में और इंसुलेशन इंग्लिश में, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जितनी रोशनी सूरज से निकल रही है, उसमें से कुछ हिस्सा पृथ्वी पहुंचता है, उस हिस्से को हम कह रहे हैं सूर्य ताप, अर्थात इंसुलेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ताप को जो प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, ठीक है, तो उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला उसमें आता है किरणों का तिरछापन, है ना।
किरणों का तिरछापन। देखिए इस किरण, पहला जो कारक है किरणों का तिरछापन, इसको पहले सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है, फोटो के माध्यम से। इस पिक्चर में आप देखिए कि ये टॉर्च से एक लाइट निकल रही है। जब उसको हम सीधी दिशा में, सीधे डायरेक्शन में जब भेज रहे हैं तो वो सीधा सीधा पड़ जा रही है। लेकिन जैसे ही टॉर्च को हम थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो जो उसकी जो रोशनी निकल रही है ना, वो फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि रोशनी तिरछा पड़ रही है। जैसे इसमें देखिए तो रोशनी फैल जा रही है, हाँ। उसी प्रकार ये दूसरा एग्जांपल देखिए, ये संध्या का समय दिखा रहा है, सूरज ढलने को है। तो आपकी जो लकड़ी है उसकी देखिए परछाई ज्यादा लंबी बन रही है ना, क्योंकि वो रोशनी जो है फैल जा रही है तिरछे होने के कारण। ठीक है, अगर यही सूरज सुबह का वक्त होता तो ये परछाई एकदम उसके नीचे बिंदु जैसा होता है ना। ठीक है, तो आपने भी महसूस किया होगा दिन में अलग अलग समय पे आपकी परछाई की लंबाई अलग होती है। ठीक है, उसका मूल कारण यही होता है कि किसी स्थान पर अगर जब जो रोशनी होती है वो तिरछी पड़ती है तो वो फैल जाती है। ठीक है, चलिए अभी देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा सूरज है। एक मिनट, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ हरा, नीला ले लेता हूँ। तो ये देखिए सूरज हमारा, तो जो कुछ रोशनी तो डायरेक्ट पड़ रही है हाँ, सीधी जो सामने है, लेकिन जो दूर है तो इसको जब ये तिरछी जब जा रही है रोशनी जो, तो ये फैल जाती है। ठीक है, जब ना समझ आए तो टॉर्च वाला एग्जांपल ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है कि सूर्य की किरणें जब किसी स्थान पर तिरछी पड़ती है तो वो अधिक क्षेत्र में फैल जाती है, इसलिए सूर्य तप की तीव्रता कम हो जाती है ना भाई। पूरा तो पड़ नहीं रही है, अब कुछ ही पड़ रही है क्योंकि कुछ फैल करके इधर उधर चले जा रही है। तो इसलिए सूर्यताप की तीव्रता जो है ना, इंटेंसिटी इंग्लिश में बोला जाएगा तीव्रता को, तो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और शाम को ऐसा ही होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब 12 बजे की गर्मी होती है वो संध्या के समय उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि शाम की, सुबह की गर्मी की रोशनी सीधा आपके सर पे पड़ रही है, पूरी रोशनी, जो रोशनी है वो कहीं फैल नहीं पा रही है। देखिए ये दोपहर का समय है, लेकिन जब संध्या होता है तो सूरज की रोशनी जब तिरछी पड़ रही है तो उसकी तीव्रता कम हो गई, आपको कम गर्मी महसूस होगी, है ना। भोर में भी ऐसे ही होता है, जब रोशनी निकल रही है तो सीधा आपके सर पे नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि शाम के समय पे भी ऐसा ही होता है। तिरछी किरणों के को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ना, यहाँ देखिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, इसलिए रास्ते में उनमें बिखराव, परावर्तन और अवशोषण होता है। आपको पता ही होगा बिखराव क्या होता है, यानी स्कैटरिंग। इंग्लिश में बिखराव को बोलते हैं स्कैटरिंग, मतलब बिखर जाना, है ना। रोशनी का, किसी चीज का बिखर जाना, तो उस बिखराव को हम कह रहे हैं स्कैटरिंग। इंग्लिश में इसका शब्द है स्कैटरिंग, स्कैटर हो जाती है। तो बिखराव हो जाता है, फिर परावर्तन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है ना। रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब टकरा करके कुछ, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो रोशनी टकरा करके फिर हमारा चेहरा दिखाती है, उसी चीज को कह रहे हैं परावर्तन और अवशोषण, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 कारण होने लगते हैं रास्ते में जितना भी चीजें मिलती हैं, इसलिए उनकी तीव्रता कम हो जाती है ना। और जबकि इसके विपरीत दोपहर के समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ती है तो वो अधिक संकेंद्रित हो जाती है ना, डायरेक्ट पड़ रही है तो ज्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए सूर्य ताप की तीव्रता बढ़ जाती है और साथ ही यह भी अपेक्षाकृत कम दूरी तय करने पर इसके कारण इसका अधिक बिखराव, परावर्तन और अवशोषण नहीं हो पाता, है ना। तो एक बार सरल शब्दों में फिर समझ लेते हैं कि जब सूरज ठीक ऊपर होगा हमारे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब तब कोई स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अर्थात इन जो मैंने मोटे मोटे शब्द बोले इसका हिंदी में मतलब क्या है, बिखराव नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा और सीधा हमारे सर पे पड़ेगी और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जब रोशनी तिरछी हो जाती है तो वो फैल जाती है, फैलने के कारण उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक बिखराव होता है, परावर्तन होता है, अवशोषण, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। इन तीनों के तहत उसकी इंटेंसिटी, उस रोशनी की तीव्रता कम हो जाती है और कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 2 एग्जाम्पल। चलिए अगले कारक पर चलते हैं, पृथ्वी की दूरी। ठीक है, तो पृथ्वी की दूरी, तो आपको एक तो पता है, हम लोगों ने सौरमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अंडाकार कक्ष है जो पृथ्वी है वो
सूरज के गोलाकार कक्ष में नहीं चक्कर लगा रही है, अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये देखिए इसी में पहली लाइन में ये क्या रखा है कि पृथ्वी अपने अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात है, अगर ये मान लीजिए अंडाकार है और यहाँ हमारा सूरज है, तो जब पृथ्वी यहाँ रहेगी तब तो दूर हो गया, लेकिन जब पृथ्वी यहाँ रहेगी जब चक्कर लगाते लगाते तब पास में हो गया ना। तो ये दूरी और ये दूरी तो अलग अलग है। तो वो वही कहना चाह रहा है कि औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 9.3 करोड़ मील दूर है, 9.3 करोड़ मील दूर है और 9.15 करोड़ मील निकट है। ठीक है, तो देखिए जो पास में है तब रोशनी कितनी पड़ रही उसका एक फर्क आएगा, और जब पृथ्वी दूर है सूरज से तब एक अलग फर्क होगा, है ना। तो ये भी एक कारक है सूर्य ताप पे। ठीक है, अब अगला है वायुमंडल का प्रभाव। क्या है वायुमंडल का प्रभाव? तो ये बहुत सिंपल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल का, देखिए जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है यहाँ पे, है ना, उसमें क्या है, उसके जो नीचे वाले सतह है, मतलब पृथ्वी से जस्ट पहला आधा किलोमीटर जो पृथ्वी से उठते ही है वायुमंडल में, उन परतों में ना आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी उसमें ज्यादा रहता है ना, आर्द्रता है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्द्रता को ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण विकिरण का उतना ही अधिक अवशोषण हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी कारण जो आप देखेंगे ना आंध्र प्रदेश की अपेक्षा जो शुष्क प्रदेश है, जो गर्म प्रदेश है, उसमें अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है ना। राजस्थान में आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है, आप मेघालय चले जाएंगे वहाँ ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी राजस्थान में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं सौर्य विकिरण का अवधि। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये आपको एक बात तो सिंपल पता ही होगी कि आपने देखा होगा कि जब ठंडी चलती है तब हमारे दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है तो भोर भी जल्दी हो जाती है, मतलब पूरा दिन काफ़ी लंबा होता है और रात बड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर दिन ज़्यादा लंबा है तो सूर्य हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी रोशनी, जो हमारे वायुमंडल में उसकी रोशनी आ रही है, वो ज़्यादा देर तक आती रहेगी, है ना। और सर्दी के टाइम में क्योंकि दिन छोटा हो रहा है तो जो रोशनी आ रही है वो कम रोशनी आ पाएगी। तो जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सीजन बदलता है, दिन की लंबाई छोटी और बड़ी होती रहती है। ठीक है, वो बड़ी छोटी क्यों होती है वो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना पता तो है ही हमें, महसूस किया हमने कि छोटी बड़ी होती है। तो वही कहना चाहता है कि हम जानते हैं कि दिन की लंबाई में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। शीत ऋतु में दिन छोटे जबकि ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं। चूंकि सूर्य दिन में ही निकलता है इसलिए लंबे दिन में सूर्य तप अधिक तथा छोटे दिनों में सूर्य तप कम प्राप्त होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला है सूर्य ताप का अपक्षय। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है हमारा सूर्य ताप का अपक्षय। ठीक है, देखिए जब सूर्य की रोशनी अपने स्रोत से निकल के, सूरज से निकल के जब पृथ्वी की तरफ बढ़ती है ना, तो रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण आते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी में प्रवेश करने होती है तो उससे पहले वायुमंडल का मोटा आवरण होता है ना, तो उसको पार करते करते कई चीजों का सामना करना पड़ता है, और उसका कुछ पार्ट ना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, विनाश हो जाता है ना, अपक्षय हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। ये देखिए रोशनी है, सूरज की रोशनी यहाँ से निकल रही है और 100% मान लीजिए निकल के आ रही है, तो कुछ देखिए रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना, परावर्तन कर जा रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट करा जा रहा है। देखिए कुछ एटमॉस्फेयर से, क्लाउड से, है ना, ये देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर का आ गया, यहाँ क्लाउड का आ गया है, और अर्थ सरफेस यानी कुछ वायुमंडल से हो जा रहा है, कुछ क्लाउड बादल से हो जा रहा है, और कुछ हमारे सरफेस जो पृथ्वी की सतह है उससे हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा था लेकिन यहाँ एब्जॉर्ब यानी सोख ले रहा है। ठीक है, तो ऐसी तमाम घटनाएं रहती हैं। तो
उसी चीज के बारे में हम एक एक पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा चीज है कि सूर्य ताप का कुछ पार्ट विनाश हो जा रहा है ना, कुछ हिस्सा। चलिए, तो इसमें हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि स्कैटरिंग, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। तो पहला इस चरण में आता है हमारा प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग। ठीक है, तो स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो देखिए, इसके अंदर ये इस कॉन्सेप्ट में सिंपल होता है कि जब सूरज की रोशनी जा रही है ना, तो वो बहुत सारे कण होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे या कुछ पोल्यूशन वाले पार्टिकल होंगे ना, तो या कोई जल वाष्प होगा, धूल होगी, तो इन धूलों से, इन जल वाष्प से जब टकराएंगे ना, तो उनका स्कैटर हो जाते हैं, मतलब बिखराव आ जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, जिसके तहत लाल, नीले और तरह तरह के नए नए कलर दिखते हैं। तो जैसे नीला कलर, हकीकत में हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल नीला नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत होता है। ठीक है, वो किस कारण से होता है? स्कैटरिंग के कारण। सुबह सुबह भोर में जो हमारा सूरज वो लाल दिखता है, तो उसका कारण भी स्कैटरिंग ही होता है ना। और इसका कैसे हो रहा है? जो हमारी रोशनी है वो सूरज से निकल के आ रही है, और रास्ते में जो धूल है और जलवाष्प है उससे गुजर जाती है, ठीक है, और स्कैटर हो जाता है। देखिए, ये लाइन यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश की अलग अलग लंबाई वाले तरंगे धूल है जलवाष्प से गुजरते हैं, तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। इसमें ऊर्जा का क्षरण हो जाता है ना, कुछ तो लॉस हो जाएगा, है ना। जब टकरा रहा है या बिखर जा रहा है तो कुछ तो लॉस होगा, तो वो वही कह रहा है। अगला पॉइंट है विसरण यानी डिफ्यूजन। जब किरणों के रास्ते में ऐसे कण पड़ जाते हैं जिनका व्यास किरणों के तरंग से द्रव्य से बड़ा होता है, यानी डायमीटर से बड़ा होता है, तब सभी तरंग इधर उधर परावर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रकाश का को विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। सांध्य प्रकाश विसरण का ही देन है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई रूम है, ठीक है, उसमें कहीं से खिड़की से रोशनी आ रही है, रोशनी धूप की, या कहीं छेद रखा है दीवार में, तो उसमें से जो रोशनी निकल के आती है, तो थोड़ा सा उसमें आप देखेंगे कुछ पार्टिकल ना इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब, है ना, आपने देखा होगा। तो एक अलग सी रोशनी का डायरेक्शन बन जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसी चीज को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन, है ना। तो इसमें वो कह रहा है कि किरणें आ रही हैं और उसके रास्ते में ऐसे कण जो हैं वो ऐसे हैं जिनका व्यास है ना, वो किरणों की तरंग से बड़ा है। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है, बस इसका ये ध्यान दीजिए मोटा मोटा कि जो रास्ते में जो कण मिल रहे हैं, पार्टिकल मिल रहा है, उनका जो व्यास है वो तरंग के वेवलेंथ से बड़ा है, देग्रेय बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी तरंग से बड़ा है, जिसके कारण से जो तरंगे है ना वो इधर उधर परावर्तित हो जाती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई गड्ढे में से जो होल हो रखा है दीवार में से, उसमें से रोशनी आ रही है, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण इधर उधर भाग रहे होंगे, तो वही कह रहे हैं परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार को प्रकाश का विसरण कहा जाता है। ठीक है, संध्या प्रकाश विसरण की ही देन है। चलिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, मतलब अपने अंदर समा लेना। तो आपको पता है कि ये हमारे वायुमंडल में तमाम तरह की गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ओजोन गैस हो गया, पैराबैंगनी किरणें, मतलब ये ओजोन गैस क्या करती है, पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरीके से वायुमंडल में ना बहुत सारी गैसें होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा सूरज की रोशनी को, जलताप को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगला है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें के कुछ भाग धरातल से परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तन का यह मात्रा धरातल के चिकनेपन पर निर्भर करता है। देखिए, जो रोशनी आ रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी से बाहर निकल जाती है रोशनी, परावर्तन करके। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बर्फ पे गिरती है रोशनी, तो ज्यादा रोशनी निकल के चली जाएगी, और कोई काले सतह पे गिरेगी तो कम रिफ्लेक्ट कर पाएगी, यानी उसके अंदर एब्जॉर्ब ज्यादा हो पाएगा, यानी परावर्तन कम हो पाएगा, अवशोषण ज्यादा हो पाएगा, है ना। तभी देखते हैं कि गर्मियों में कहा जाता है कि सफेद शर्ट पहनो ताकि गर्मी कम लगे। अब काला अगर टी शर्ट पहन के घूमेंगे,
शर्ट पहन के घूमोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो उसका कारण यही है। तो जो धरातल पे जितना चिकना होगा परावर्तन उतना ही अधिक होगा। पूर्ण मेघाच्छित धरातल पर सूर्य के प्रकाश की कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, ना कि अवशोषण। तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, सूर्यताप। अब अगला एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, जो कि हमने देशांतर और अक्षांश वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या था कि हमारी प्रमुख समांतर रेखाएं क्या हैं, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री और ध्रुव 90 डिग्री के अलावा हमारे पास 4 मुख्य समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो पहला है कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर है तीसरा उत्तर ध्रुव वृत्त, और चौथा है दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है। ये हमारा हो गया विषुवत या भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री से पास हो रही है ना। फिर इसके ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ 20 डिग्री दिखा रहा है, 40 डिग्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे कहीं होगा 23.5 डिग्री, जिसको हम कह रहे हैं कर्क रेखा। अगर ये उत्तर में है तो इसको कर्क रेखा कहा जाएगा, और अगर दक्षिण में है, ठीक है, तो हम इसको मकर रेखा कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम कह देंगे कर्क रेखा को टॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को, ठीक है। अगला आता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त मतलब 66 डिग्री 50, यानी यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे 66 के आसपास, ठीक है। और फिर आता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी समांतर रेखाएं हैं। चलिए, अक्षांश कहा जाता है ना, अक्षांश। तो जो ये अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। तो बहुत सरल है, इस डायग्राम को हम आराम समझेंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें पता था कि जो ये वाली रेखा है इसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, यानी भूमध्य रेखा कह रहे हैं ना, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जो है ना, और यहाँ हमारा मान लीजिए सूरज है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है। अब क्या होता है ना कि देखो, ये जो कर्क रेखा और ये मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। तो इनके बीच में ही सूरज हमेशा रहता है, मतलब रोशनी डायरेक्ट हिट करेगी सूरज, इन्हीं के बीच में सूरज की रोशनी पृथ्वी पहुंचेगी। और जो सूरज की रोशनी इसके उस पार पड़ती है ना, जो यहाँ इतना वाला इलाका है, या कि इतना जो इलाका है, इस पे हमेशा तिरछी रोशनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, है ना। इसको समझने के लिए इस डायग्राम में देखिए आप, ये देखिए रोशनी आ रही है ना, तो सिर्फ ये जो बीच वाला पार्ट है इसी पे डायरेक्ट रोशनी आएगी, और यहाँ पे या यहाँ पे बहुत तिरछी भी रोशनी आएगी। ये देखिए, यहाँ तो ये हमारा एक्सिस है, ये इस धुरी पे चक्कर लगा रहा है, ये हमारी धुरी है। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा है, और यहीं तक तिरछी हुई रोशनी पहुँच पा रही है, ठीक है। तो सिंपल से बात ये है कि जो सूरज की रोशनी है ना, पूरे साल भर ना इन्हीं के बीच में पड़ती रहती है डायरेक्ट। और यहाँ पे जो भी रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे जो भी देश है, उन पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ रही है। जो ऊपर हमने देखा था सूर्य ताप तिरछा होकर के पहुँचता ना, वो वाली रोशनी यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। अब अक्सर तो 0 डिग्री पे आपको डायरेक्ट रोशनी मिल रही है, लेकिन 23 डिग्री पे भी एक बार साल में अधिक रोशनी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट धूप उसी पे पड़ रही होगी। और एक बार जब डायरेक्ट यहाँ पे पड़ चुकी तो फिर 0 डिग्री की तरफ बढ़ जाता है, और मतलब एक बार 23 डिग्री वाले पे, एक बार यहाँ पे, और इन्हीं के बीच में डायरेक्ट रोशनी, सीधी रोशनी पड़ती रहेगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो रोशनी पड़ रही है ना, इस इलाकों को हम कहा जाता है उष्णकटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। विषुवत रेखा के अगल बगल, ऊपर और नीचे, जो कि कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जो इलाका है, वहाँ पे डायरेक्ट रोशनी साल भर पड़ती है, और इस वाले एरिया को, इस वाले रीजन को, यानी क्षेत्र को हम कह रहे हैं उष्णकटिबंध, है ना। तो ये देखिए, ये लिख रहा है, इसलिए पृथ्वी को इस भाग को सूर्य में सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है, और इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंध, है ना।
और ये कहाँ होता है, सूर्य की किरणें इन अक्षांश के बीच में कम से कम एक बार बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो मोटा मोटा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पूरा रीजन है, पूरा क्षेत्र है, उसको हम कह रहे हैं उष्ण कटिबंध। अगला है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो देखिए मैंने ये कहा था कि इस इलाके में रोशनी हमेशा तिरछी जाएगी। ठीक है, तो जो इतना वाला इलाका है ना, और ये जो पीला पीला है, इसको हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसमें ये क्या देखिए क्या कह रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर कभी भी सूर्य सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, डायरेक्ट नहीं रोशनी पड़ती है, क्योंकि इन क्षेत्रों को सूर्य की किरण हमेशा तिरछी पड़ती है, हमने देख लिया। इसलिए पृथ्वी को इस हिस्से में मध्यम तापमान रहता है। ठीक है, और इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध। चलिए, और अगला बात आता है शीत कटिबंध। यहाँ देखिए, यहाँ तो कभी रोशनी मिल ही नहीं रही है, और जब यहाँ मिलेगी तो यहाँ नहीं मिलेगी, और वो जो मिल भी रही है वो तिरछी मिल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है ध्रुव व्रत। तो ये देखिए, ध्रुव व्रत और ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। देखिए बहुत तिरछी वाली पहुंच रही है, डायरेक्ट तो ये रोशनी है ना, तो बहुत तिरछी पड़ती है, सीधी रोशनी नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों को में सूर्य कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपरी नहीं दिखता है, इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम होता है। इस भाग में शीत कटिबंध, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा कि सूरज उग रहा है और उसकी रोशनी, तो सूरज दिखता हुआ या गोलाकार नहीं दिखेगा आसमान में, आपको बस कहीं से रोशनी आती हुई नजर आएगी। ठीक है, और वो तिरछी रोशनी रहती है, इसलिए कहते हैं 6 महीना यहाँ पे दिन रहता है, 6 महीना अंधेरा। यहाँ देखिए 6 महीने तक दिन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हरदम लाइट पहुँच रही होगी तिरछी, और उस वक्त यहाँ पे अंधेरा होगा। और ठीक विपरीत 6 महीने बाद यहाँ उजाला रहेगा और यहाँ अंधेरा रहेगा। इसको हम और अच्छे समझेंगे, अभी तो फिलहाल इतनी जानकारी काफ़ी है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है भारत की अवस्थिति। तो ये देख लीजिए, भारत की एक बार इसमें देख लीजिए। तो ये देखिए, ये जो हमारा ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, मतलब 0 डिग्री वाली। और जो यहाँ से एक रोशनी जो जा रही है ना गुजरात से पास करते हुए, ये हमारी है 23.5 डिग्री वाली। और यहाँ से जिसको हम ये कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ से मकर रेखा जिसको 23.5 डिग्री पे जाएगी, जो कि दक्षिण में। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो अब ध्यान से देख रहे हैं तो पाया जा रहा है कि भूमध्य रेखा से ऊपर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और एक चीज और दूसरी नोट करने वाली बात है कि जो यहाँ से 23.5 डिग्री वाली रेखा जा रही है, तो हमने क्या देखा था थोड़ी देर 1 मिनट पहले कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में ही हमेशा डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, और ऊपर वाले इलाकों में डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है ना। तो ये देखिए, तो इधर का मौसम थोड़ा अलग होगा और इधर का मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्मी वाला होगा। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और चेन्नई और यहाँ पे आपका केरला पड़ जाता है, तो इधर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इधर कम। तो इसी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारत की अवस्थिति देखिए, भारतीय उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो उत्तरी गोलार्ध तो हमें समझ गया है ना, और उत्तरी गोलार्ध तो हमें समझ में आ गया, और पूर्वी गोलार्ध में इसलिए है क्योंकि जो ग्रीनविच वाली लाइन है वो यहाँ से पास होती है, ये 0 डिग्री है ना। यहाँ पे कहीं यूरोप है, ग्रीनविच वाला इलाका है, तो ये 0 डिग्री है। और हमारे पे यहाँ पे क्या आता है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट लेक्चर में देखा था 82 डिग्री, तो इधर से हो रहा है ना। तो ये कहाँ पे आ गया, पूरब, 82 डिग्री पूरब होता है। तो वही कहना चाह रहा है कि ये पूर्वी गोलार्ध। तो मोटा मोटा में क्या ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश स्थित है। ठीक, और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ठीक, और देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 पूरब है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। तो ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ना, ये हमारा 8 डिग्री है। ठीक है, मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ 8 डिग्री, और जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वो हमारा ये 37, ये हमारा 8 हो गया, ये 37 डिग्री उत्तर हो गया,
और ये हमारा यहाँ से ये वाला जो है इस पॉइंट का नंबर है 68 डिग्री पूरब, और जो ये वाली रेखा का नंबर है ये हमारा 97 डिग्री 25 पूरब, है ना। 8 37 ये 68 और ये वाला 97, ये वाला पूरब पूरब है और ये वाला उत्तर उत्तर है, ठीक है। अब अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा तो यहाँ से पास करती है गुजरात के पास से, ठीक है। तो भारत को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है ना। उत्तर का भारतीय भूभाग को उपोष्ण भारत कहा जाता है, यानी सब ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है। और कर्क के दक्षिण में जो स्थित भूभाग है उसको उष्णकटिबंध भारत यानी ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब ट्रॉपिकल इंडिया ऊपर वाला भाग, और नीचे वाले को कहा जाता है ट्रॉपिकल इंडिया यानी उष्णकटिबंध और उपोष्ण भारत, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा तो जल्दी से हम अपना मूल्यांकन करते हैं। पहला है कि पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है, तो ये तो पता ही है, सूर्य, पूरा सूर्य ताप वगैरह इसी डिस्कस किया। दूसरा है कि ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग कितना भाग सूर्य ताप मिलता है, तो इसका आंसर है 40%, है ना। ये देखिए, याद कर लेना, 40% होता है। तीसरा है पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, तो अभी हमने देखा था 3 कटिबंध हैं, ठीक है। चौथा है शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है, तो ये किसके निकट पाया जाता है? देखा, ठंडा हरदम रहता है, 6 महीने तक दिन रात होते हैं, तो ये है ध्रुव। ऊष्मा सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा किस कटिबंध में होती है? हाँ, ठीक, देखिए हमने यहाँ पे देखा था उष्ण कटिबंध पे होती है। कहाँ? ये हमारा उष्ण कटिबंध पे सबसे ज्यादा पड़ती है रोशनी। फिर दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव, ये जो दक्षिण देखिए साउथ पोल है, तो ये कहाँ पे दक्षिण ध्रुव, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा ना। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ वाला, और ये हो गया। फिर अगला है भारत की स्थिति कितने ताप कटिबंधों में है, तो 2 कटिबंधों में है। ये देखिए हमने यहाँ देखा था, एक है ट्रॉपिकल इंडिया जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध भारत, और एक सब ट्रॉपिकल भारत, है ना, उपोष्ण भारत। वो डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ये हमारा यहाँ से पास करता है। तो चलिए, हमारे सारे सवाल भी खत्म, और एक बार इस पे भी आप रोशनी देख लीजिए। ये हमारी सूरज की जा रही है जो कि डायरेक्टली पड़ रही है ना, और यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, और सेम यहाँ पे भी तिरछा पड़ रहा है, इसको ध्यान से देख लेना। पीडीएफ जो है ना, आप नीचे देखना, वहाँ टेलीग्राम एक चैनल है, उस पर जाइए, आपको सारे जितने भी वीडियो है इस चैनल पे उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए, हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि क्या दिक्कत है ना, आवाज़ कम है, ज़्यादा है, क्या जो भी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या कोई बदलाव लाना है, तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।